कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप आईएबीपी। आप लोगों से मैंने अक्सर डिस्कस किया है कि हम आईएबीपी पढ़ेंगे, बैलून पंप पढ़ेंगे, क्या होता है। तो इंट्रा एओर्टिक से आपको क्या जाहिर होता है? इंट्रा एओर्टिक का क्या मतलब है और बैलून पंप से क्या जाहिर हो रहा है? कौन बताएगा? जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, टाइम वेस्ट किए बगैर। आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, इनसाइड द एओर्टा, वेरी गुड। और इन एओर्टा, ठीक है। और बैलून भी है, बैलून से शो हो रहा है कि हम किसी बैलून के बारे में बात कर रहे हैं जिसे यूज़ किया जाएगा किस लिए? पंप करने के लिए, ठीक है। अब आप लोगों ने मेरे साथ जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करना है। लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन लेंथी भी है, तो आपने मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है ताकि हम इसे टाइमली एंड कर सकें, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव है हमारा आज का कि एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन यू विल बी एबल टू लर्न डिफाइन द एओर्टिक बैलून पंप है क्या, मशीन ऑफ बैलून पंप क्या काम करती है, इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसकी, और इसके अलावा इसकी सेटिंग्स क्या है, वेव फॉर्म इंटरप्रिटेशन क्या है, वेरिएशंस क्या आती हैं आईएबीपी में, और इसके अलावा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। टाइमिंग एरर क्या है, मैनिफेस्टेशंस क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, प्रिवेंशन क्या है, और नर्सिंग केयर प्लान क्या है इससे रिलेटेड, ठीक है भैया। अच्छा, इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप है क्या, अब हम ये देखेंगे। इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप जो है वो टाइप ऑफ थेराप्यूटिक डिवाइस है, ठीक है। हम इसको एज अ थेराप्यूटिक डिवाइस यूज करते हैं, ठीक हो गया। विच हेल्प्स हार्ट टू पंप मोर ब्लड, जो कि ब्लड को मोर पंप करने में हेल्प देती है। अब बेसिकली अब आपको पता ही है कि हार्ट का काम क्या है। हार्ट का मेन फंक्शन है कि वो बॉडी में ब्लड को पंप करता है, पुश करता है। अब जब उसका यही फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर से हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है द आईएबीपी कंसिस्ट्स ऑफ अ थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब कॉल्ड अ कैथीटर, ठीक है। ये थिन और फ्लेक्सिबल ट्यूब का बना होता है जिसे कैथीटर कहा जाता है, और अटैच टू द टिप ऑफ द कैथीटर इज अ लॉन्ग बैलून। जो थिन है और फ्लेक्सिबल ट्यूब है जिसे कैथीटर कहते हैं, उसके साथ जो है उसको अटैच किया होता है टिप ऑफ कैथीटर के, और ये जो इसको कैथीटर कहते हैं, और इस कैथीटर के साथ एक बड़ा बैलून अटैच्ड होता है, ठीक है। Intra-aortic balloon pump is a mechanical device that increase myocardial oxygen perfusion, ठीक है। परफ्यूजन को बढ़ा देती है। क्या क्या बढ़ा देता है? इंट्रायोटिक बैलून पंप जो है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है, जो कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन परफ्यूजन को बढ़ा देता है और इनडायरेक्टली इंक्रीज कर देता है कार्डियक आउटपुट थ्रू आफ्टर लोड रिडक्शन, ठीक है। कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है और आफ्टर लोड को रिड्यूस कर देता है। इसके वजह से जो है क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सिलेंड्रिकल पॉलीयूरिथेन बैलून का बना होता है दैट सिट्स इन द एओर्टा, जो एओर्टा के अंदर फिट हो जाता है, पड़ा होता है। अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर का होता है, 0.79 इंचज का होता है, फ्रॉम द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से हम इंसर्ट करते हैं और एओर्टा के अंदर पड़ा होता है, ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर्स का होता है, 2 सेंटीमीटर्स का होता है और 0.79 इंचज का होता है, ठीक है। तो ये क्या है? सिलेंडर की शेप का होता है, जैसे कि ये पिक्चर में शो हो रहा है, आप देख सकते हो। ये सबक्लेवियन है और ये फेमरल है। ए में जो एंट्रेंस हुई है वो फेमरल से हुई है, ठीक है, और जो बी में एंट्रेंस हुई है वो कहाँ से हुई है? वो सबक्लेवियन से हुई है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे सबक्लेवियन लिखा हुआ है, ठीक है। नजर आ रहा है सबको? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? जो पिक्चर की ए साइड है उसमें बैलून की जो टिप है उसे आप देख सकते हो, रेडियो ओपेक जो है वो मार्कर टिप है, रेडियो ओपेक है, ठीक है, मार्कर टिप है। और ये क्या है? ये है फेमरल से, जो एक्सटर्नल एलियक आर्टरी है उसके साथ फेमरल है, ये फेमरल से गई हुई है, ठीक है। और बैलून की जो पोजीशन है वो ऑपोजिट है।
इसमें आप देख सकते हो ये सबक्लेवियन से एंटर हुई हुई है, इसमें जो रेडियो पे एक मार्क है वो डाउनवर्ड है, और ये जो है एंट्रेंस इसकी ऊपर से हुई है, और ये बी पिक्चर है। समझ आ गई सबको? अच्छा, अभी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो वाइट आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, दरमियान से कैथेटर गुजर रहा है और साइड पे एक बैलून बना हुआ है, ये बैलून है, ठीक है, और ये रीनल आर्टरी है, और ये एक्सटर्नल एलियक है, ठीक है। ये रेडियो पे एक मार्कर टिप है, और ये आप देख सकते हो कि ये वो शीट है जिसमें से बैलून जो है वो गुजरा है और अंदर एंटर हुआ, ये शीट बनी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर जो एंटर की जाती है इस बैलून को फिल करने के लिए वो क्या है, हीलियम गैस होती है उसके अंदर, ठीक है। हीलियम गैस से इसको फिल किया जाता है। फिर उसके बाद है टू प्रेशर ट्यूबिंग एंड ट्रांसड्यूसर, ये कनेक्शन जो है वो प्रेशर ट्यूबिंग से और ट्रांसड्यूसर से अटैच किया जाता है। इस पिक्चर की सबको समझ आ गई है? इसमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है क्लियरली। अब ये हार्ट को आप देख सकते हो, हार्ट के अंदर क्या आ रही है, दो कलर हैं जो कि क्या शो कर रहे हैं, ब्लू वाला इम्प्योर ब्लड है, रेड वाला प्योर ब्लड है, ठीक है। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड को आप देख सकते हो कि बाहर से इसके अंदर इम्प्योर ब्लड आता है, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो लंग्स में से फ्री होकर प्योर होकर ब्लड आता है और एओर्टा से पूरी बॉडी में चला जाता है। यहाँ तक समझ आ गई सबको? समझ आ गई है सबको? कोई मुश्किल तो नहीं है? बोलो भी बच्चों। अच्छा, अब इंट्रायोटिक बैलून पंप क्या है, हम इसको आगे देखते हैं फर्दर। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, ये टू पार्ट्स का बना होता है, ठीक है। अब बैलून इंसर्टेड इनटू द एओर्टा, बैलून को, अब हम मेन टॉपिक पे आ गए हैं, बैलून को एओर्टा में इंसर्ट किया जाता है। वन ऑफ द लार्ज आर्टरी है जिस थ्रू विच ब्लड पासिस फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसके थ्रू ब्लड जो है वो हार्ट से पास होता हुआ पूरी बॉडी में जाता है। एंड अ मशीन कंसोल आउटसाइड द बॉडी, और उसकी जो पूरी मशीन है जो ऑपरेट करती है, काम करती है, वो बाहर होती है, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या है, दो पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, कंसीड्स करता है। जैसे कि एक बैलून है जो कि इंसर्ट हो जाता है एओर्टा के अंदर, उसका जो वन लार्ज पार्ट, ये क्या है, एओर्टा क्या है, वन लार्ज आर्टरी है जिसके थ्रू ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रैवल करता है। अब इसके अलावा एक और चीज़ है, एक तो बैलून चला गया और इसके अलावा एक और चीज़ है, वो क्या है, वो एक मशीन है जो कि आउटसाइड द बॉडी होती है जिसको हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है। इट गिव्स टेम्परेरी सपोर्ट फॉर द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय मैकेनिकल डिस्प्लेसिंग ब्लड विद इन एओर्टा, ठीक है। ये क्या करती है, ये टेम्परेली जो है वो सपोर्ट देती है वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल को। मैंने आपको बताया हुआ था लेफ्ट वेंट्रिकल का एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्या है बताओ मुझे, मैसेज करो जल्दी से, जल्दी से इसी वक्त सारे काम छोड़ के मुझे बताओ कि एलवी का मेन फंक्शन क्या है हार्ट के अंदर। जल्दी से बताओ वरना मैं लेक्चर नहीं आगे मूव करूंगी। हाँ जी, रिप्लाई नहीं आया अभी तक। हबीबा, नीलम, सादिया, सहर, इफ्रा ऑनलाइन क्यों नहीं है? इट पुश ब्लड टू द होल बॉडी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, बस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स तो सारी चीज़ें ही होती हैं, सारे पार्ट ही होते हैं, हाँ। और सादिया, अच्छा क्या है, एलवी से करता है, एलवी बेसिकली होल बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है, मेन फंक्शन, मेन रोल जो है वो एलवी का है। एलवी का बहुत फंक्शन होता है, इसलिए एलवी एनलार्ज भी रहता है, एलवी डिसफंक्शनल भी हो जाता है, एलवी के बहुत सारे प्रॉब्लम भी, डिजीज हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज बनते हैं। तो इसमें जो पूरे हार्ट में मेन रोल है वो एलवी का है। एलवी पुश करता है प्योर ब्लड को पूरे हार्ट में, तो एलवी का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से ये जो पंप है ये सपोर्ट करता है एलवी को, ताकि ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर सके। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज मेथड ऑफ मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट, ठीक है। ये सर्कुलेशन में हेल्प करता है। इट इज़ यूज इन सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल पेशेंट्स ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक।
अब सर्जरी में जिन पेशेंट का कैबेज के अंदर जिन पेशेंट्स का बीपी ड्रॉप कर जाता है और रेस्ट में भी जाते हैं, बीपी ड्रॉप कर जाता है, तो उनमें अब बेसिकली होता क्या है कि हार्ट प्रॉपरली पुश नहीं हो रहा और पूरी सप्लाई नहीं हो रही, तो फिर क्या करते हैं कि बैलून पंप के थ्रू जो है वो कोशिश करते हैं कि ब्लड सप्लाई हो जाए, ठीक है, बीपी मेंटेन रहे कार्डियोजेनिक शॉक को रिकवर करने के लिए। ठीक हो गया। इंसर्शन ऑफ आईएबीपी अब कैसे होगा? अब आईएबीपी की तो आपको समझ आ गई है ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है ना। अब ये देखते हैं कि इसकी इंसर्शन क्या कैसे होती है। अब इसमें क्या होगा कि डिवाइस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। डिवाइस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है फ्रॉम द फेमरल आर्टरी एंड गाइडेड इनटू द एओर्टा टिल इट्स टिप is just distal to the left subclavian artery. Take off from the aorta arch by using an X-ray camera to move it. ठीक है, डिवाइस जो है वो फेमरल आर्टरी के थ्रू जो है वो इंसर्ट की जाती है और जो है गाइडेड इनटू द एओर्टा टिल इट्स टिप। और क्या किया जाता है कि उस वक्त तक जो है वो उस वक्त तक अंदर मूव की जाती है जब तक कि अपने प्रॉपर प्लेस पे पहुंच नहीं जाती और एओर्टिक आर्च के करीब नहीं होती, सब क्लेवियन के नियर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ये किस जगह पे है, नियर, इधर पास ही सब क्लेवियन है और इधर आर्च है। ठीक है, एसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा और फिर आगे वो है आर्च है। ठीक है, तो ये फ्लैक्स हो जाता है, पहले असेंडिंग है, फिर ट्रांसवर्स है और फिर डिसेंडिंग है। ठीक है, तो ये जो आर्च बन रही है इस तरीके से आप देख सकते हो, इस आर्च के पॉइंट पे रखा जाता है ताकि डाउनवर्ड भी साथ में एओर्टा मूव कर रहा हो ऐसी पोजीशन में। और इसको कैसे देखा जाता है? क्या एक्सरे के ज़रिए हम इसको मूव करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड या हम एक्सरे गाइडेड इसको मूव करते हैं ताकि कोई जो है वो फर्दर प्रॉब्लम भी ना क्रिएट हो। प्रॉब्लम किस सेंस में हो सकती है कि फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। फिर उसके बाद है डिवाइस इज हुक्ड अप टू अ मशीन, उसको मशीन के साथ डिवाइस को अटैच कर दिया जाता है। दैट टेल्स द बैलून व्हेन टू गेट बिगर एंड व्हेन टू गेट स्मॉलर। और जो मशीन है फिर उसको उस टाइम में ऑपरेट कर रही होती है कि बैलून को कब हमने इन्फ्लेट करना और कब डिफ्लेट करना, कब बैलून हमने फुलाना और कब हमने उसको स्टॉप करना। इट यूजेज हीलियम टू ब्लो अप द बैलून। हम बैलून को ब्लो करने के लिए, उसको साइज में बड़ा करने के लिए हीलियम गैस यूज़ करते हैं up the balloon because helium would not cause problem in body if it leaks. हीलियम गैस अगर बॉडी, अगर बैलून लीक भी हो जाता है तो वो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। Therefore we properly position the IABP occupies the entire descending thoracic aorta and much of the suprarenal abdominal aorta. ठीक है, क्या कह रहा है? जब प्रॉपरली पोजीशन हो जाता है बैलून अपनी जगह पे, तो आईएबीपी जो वो ऑक्यूपाई कर लेता है एंटायर डिसेंडिंग एओर्टा को। ठीक है, जितना भी डिसेंडिंग एओर्टा है उस सारे को कवर कर लेता है। ये आप देख सकते हो, ये क्या है, एसेंडिंग है, ये ट्रांसवर्स है और उसके बाद से डिसेंडिंग स्टार्ट हो जाएगा। एसेंडिंग यानी कि अपवर्ड, ट्रांसवर्स मतलब स्ट्रेट और आर्च के साथ साथ ही डिसेंडिंग हो जाएगा। तो ये जो डिसेंडिंग है इस सारे को इसने कवर किया हुआ है बैलून में। ठीक है, तो क्या होगा कि बैलून को फुली कवर कर लेगा, बैलून कवर कर लेगा डिसेंडिंग एओर्टा को। फिर उसके बाद है इट मच ऑफ द सुप्रारेनल एब्डोमिनल एओर्टा भी इसके साथ में कवर होगा। फिर उसके बाद है ऑल दो फ्लोरोस्कोपी से या एकोकार्डियोग्राफी कैन हेल्प गाइड प्लेसमेंट। ठीक है, फ्लोरोस्कोपी से या एकोकार्डियोग्राफी से हम उसकी गाइड से हम उसकी प्लेसमेंट देख सकते हैं। दे आर नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी इन इमरजेंट सिचुएशंस। अगर बहुत इमरजेंसी है तो इतना ज़रूरी नहीं है कि इन सारे मसलों में पड़ो। अच्छा, ये आप देख सकते हो, ये इसकी मशीन है जो इसके लिए यूज़ होती है। पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे आप देख सकते हो, the end of the balloon should be just distal 1 to 2 centimeter to the take of the subclavian artery. 2 to 1 to 2 सेंटीमीटर जो है वो उससे अबव डिस्टल होना चाहिए अपनी पोजीशन में लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से। और पोजीशन शुड बी कंफर्म्ड बाय फ्लोरोस्कोपी और चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे से या फ्लोरोस्कोपी से हम इसकी प्रॉपर पोजीशन को असेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाउ लॉन्ग कैन इंट्रायोटिक बैलून पंप स्टे इन, कितनी देर के लिए ठहर सकता है अपनी पोजीशन में। ठीक है,
समटाइम्स द इंट्रा एओटिक बैलून पंप स्टेज इन फॉर अप टू 1 वीक, 1 वीक से ज़्यादा भी कई दफ़ा रख लेते हैं। फिर उसके बाद है इन रेयर इंस्टेंसेस स्टेइंग इन अप फॉर 2 वीक्स, बहुत रेयर होता है कि हमें 2 वीक के लिए भी रखना पड़े। देयर फॉर इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अगर ज़्यादा टाइम के लिए रहता है तो क्या करेगा कि रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इंडिकेशन क्या है आईएबीपी की? आईएबीपी थेरेपी इज शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। इट इज़ मोस्टली यूज टू ट्रीट कार्डियोजेनिक शॉक, दैट्स व्हेन योर हार्ट कैन नॉट पम्प, ठीक है तो टेम्परेली शॉर्ट टर्म की ट्रीटमेंट है। ये मोस्टली यूज़ की जाती है जब हमने कार्डियोजेनिक शॉक को बीपी ड्रॉप हुआ हो और पेशेंट अरेस्ट में जा रहा हो, तब हमने इसको यूज़ करना होता है। पल्स लेस हो जाए, बीपी लेस हो जाए, तो दैट्स व्हेन योर हार्ट कैन नॉट पम्प इनफ ब्लड टू मीट द नीड्स ऑफ योर बॉडी, जब बॉडी के अंदर इतना काम नहीं करता, हार्ट पंप प्रॉपरली नहीं होता कि वो बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई कर सके, ऑक्सीजन सप्लाई कर सके, तो हम स्पेसिफिकली तब हम इसको यूज़ करते हैं। सम हार्ट प्रॉब्लम्स कैन कॉज कार्डियोजेनिक शॉक। अब कार्डियोजेनिक शॉक करवाने वाली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? अनस्टेबल एंजाइना, जो कि एमआई भी करवा सकता है, बहुत पेनफुल है। हार्ट अटैक में, एमआई में, सर्टन एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स में, जैसे कि पल्सलेस रिदम्स होते हैं, हार्ट फेलियर में, हार्ट डिफेक्ट्स हों, और एज अ ब्रिज टू कार्डिक ट्रांसप्लांट, ठीक है, इन सारी सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन, ये सारी वो इंडिकेशन हैं जिनमें हमें आईएबीपी की ज़रूरत पड़ती है और हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशंस भी हैं जिनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे कि एओर्टिक इंसुफिशेंसी है, ठीक है, अगर एओर्टा सफिशिएंट नहीं है, उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। दूसरा एओर्टिक एन्यूरिज्म है। अब एओर्टा क्या है? एओर्टा भी तो एक वेसल है ना, तो जब एओर्टा का कोई एन्यूरिज्म हो जाता है, अगर उसके अंदर कोई किसी किस्म की ब्लॉकेज है या वो हो गई हुई है, अ, 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 क्या कहेंगे कि उसकी एनाटमी में, एओर्टा की एनाटमी में डिफेक्ट है, कि उसकी सब ब्रांचेस हैं, या फिर ये कह लो कि वो बनावट में ही कुदरती उसके अंदर कोई ब्लॉकेज है और वहाँ से पास नहीं हो सकता, या एओर्टिक डायसेक्शन की हुई है, या लिम इस्कीमिया हो गया है, या थ्रम्बो एम्बोलिज्म है, इन सारी सिचुएशन में हम एओर्टिक बैलून पंप नहीं डालते। फिर उसके बाद कोर प्रिंसिपल क्या है आईएबीपी थेरेपी का? हम किस प्रिंसिपल की बेस पे हम करते हैं? सिंक्रोनाइज्ड हमने काउंटर पल्सेशन करनी हो इज कोर प्रिंसिपल ऑफ आईएबीपी थेरेपी, ठीक है। ये क्या है? दिस डिस्क्राइब्स इन्फ्लेशन in diastole and deflation in systole of balloon situation in the descending aorta, ठीक है। इन्फ्लेट कब करता है? इन्फ्लेट का मतलब होता है एयर का फिल होना, अपने उसका बैलून का फूलना। तो ये क्या होगा कि ये जब डायस्टोल होगा तो बढ़ जाएगा, और जब मतलब इसके अंदर एयर फिल होगी, गैस फिल होगी, और जब सिस्टोल होगा तो ये डिफ्लेट हो जाएगा, वापस अपनी शेप के अंदर आ जाएगा। The overall aim is to improve myocardial function by myocardial oxygen supply, myocardial oxygen demand, input and removal of helium gas, cause inflation and deflation of the balloon. The timing of the balloon inflation and deflation is based upon the aortic pressure waveform and the electrocardiogram, ठीक है। इनपुट और रिमूवल ऑफ द हीलियम गैस जो है वो कॉज करवाता है कि कब इन्फ्लेशन होनी है और कब डिफ्लेशन होनी है बैलून की, और जो टाइमिंग है बैलून की, बैलून इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की, ये डिपेंड करती है एओर्टिक प्रेशर पे और उसके वेव फॉर्म पे। ये आप देख सकते हैं डायस्टोल डायस्टोल जब हुआ तो उसमें क्या हुआ कि बैलून जो है वो फिल हो गया, और जब सिस्टोल हुआ तो बैलून जो है वो डिफ्लेट हो गया, यानी कि वापस से सिकुड़ गया, उसकी गैस जो है वो निकल आई, ठीक है। सिस्टोल डायस्टोल, हार्ट का डायस्टोल ज़्यादा प्रेशर है, सिस्टोल कम प्रेशर है। जब हार्ट रिलैक्स होगा तो सिस्टोल होगा, जब हार्ट जो है वो अपने उसमें आएगा, पोजीशन में आएगा, पंप करेगा, तब डायस्टोल होगा। द balloon inflation occur immediately after aortic valve closure and balloon deflation just before opening of the aortic valve, ठीक है।
बैलून में कब एयर फिल होती है? इमीडिएटली आफ्टर एओर्टिक वेल्व क्लोजर। जैसे ही एओर्टिक वेल्व क्लोज होता है तो फौरन से इन्फ्लेशन हो जाती है, फूल जाता है। और कब वो वापस अपनी पोजीशन में आता है? जस्ट बिफोर ओपनिंग ऑफ द वेल्व। ठीक है, फिर उसके बाद है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ऑफ द बैलून हैव टू मेजर इफेक्ट्स। इन्फ्लेशन का, बैलून के फिल होने का और उसके वापस अपनी पोजीशन में आने के दो इफेक्ट्स आते हैं। इन्फ्लेशन ड्यूरिंग डायस्टोल कॉजेज ब्लड डिस्प्लेसमेंट इनटू द प्रॉक्सिमल एओर्टा। ठीक है, एओर्टा के अंदर जो है ब्लड को डिस्प्लेस करती है, उधर को पुश करती है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज कोरोना कोरोनरी सॉरी कोरोनरी दिमाग में होगा कोरोनरी ब्लड फ्लो। ठीक है, क्या होता है इसकी वजह से? कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वाइल डिफ्लेशन ड्यूरिंग सिस्टोल रिड्यूसेस एओर्टिक वॉल्यूम एंड आफ्टर लोड थ्रू अ वैक्यूम इफेक्ट। ठीक है, जैसे ही इन्फ्लेट होता है, जैसे ही अपने साइज में बढ़ता है तो वो ब्लड को पुश कर देता है, डिस्प्लेस करता है ब्लड को प्रॉक्सिमल एओर्टा के अंदर, जिसके नतीजे में ये होता है कि जो कोरोनरी यानी कि हार्ट की अपनी सर्कुलेशन है उसका ब्लड फ्लो जो है वो अपने साइज में बढ़ जाता है। और जब डिफ्लेट होता है तो उसमें वो कब होता है? सिस्टोल में होता है, जिसका जो कि रिड्यूस कर देता है एओर्टिक वॉल्यूम को। ठीक है, और फिर उसके बाद उसका आफ्टर लोड भी कम हो जाता है वैक्यूम इफेक्ट की वजह से। ऑगमेंटेशन ऑन अ बैलून पंप क्या है? बैलून इन्फ्लेशन एंड inflation and diastolic augmentation as the aortic valve closes in and systole. ठीक है, this correlation with the dicrotic notch, the IABP inflation pushes blood against the closed valve. Thus, as the balloon inflates the diastole and it creates a peak of pressure, which is the diastole augmentation. ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि जब इन्फ्लेट होता है तो क्या करता है? ब्लड को पुश कर देता है कोरोनरी सर्कुलेशन की तरफ। तो बैलून का जो इन्फ्लेट होना है डायस्टोल में, ये क्रिएट करता है पीक ऑफ प्रेशर को, विच इज इन द डायस्टोल ऑगमेंटेशन। ठीक है, जो कि डायस्टोल ऑगमेंटेशन कहलाता है। IABP काउंटर पल्सेशन रैपिडली स्टेबलाइजेस पेशेंट इन कार्डियोजेनिक शॉक। जो काउंटर पल्सेशन होती है तेज़ी से, वो पेशेंट के फिर बीपी को और कार्डियोजेनिक शॉक को जो है वो स्टेबल करना शुरू कर देती है। ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट जो कार्डियक इंडेक्स में होती है। और इसके अलावा पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर अकर होता है इन पेशेंट विद मैकेनिकल डिफेक्ट्स कॉम्प्लिकेटिंग एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, फॉर एग्जांपल माइट्रल रिगर्जिटेशन और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, VSD। अच्छा, जो काउंटर पल्सेशन है वो रैपिडली स्टेबलाइज कर देता है पेशेंट के अंदर जो है कार्डियोजेनिक शॉक को। ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट जो कार्डियक इंडेक्स में आती है और पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर में आती है, जो पेशेंट के अंदर अक्कर होती है, कैसे होती है? मैकेनिकल डिफेक्ट्स कॉम्प्लिकेटिंग, ये जो है कंडीशन को इम्प्रूव कर देती है, जो कि कब क्रिएट होता है? जब मैकेनिकल डिफेक्ट हो जाता है और वो क्या है? कॉम्प्लिकेट कर देता है एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से और माइट्रल रिगर्जिटेशन और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से। IABP बैलून वेव फॉर्म आप देख सकते हो। नॉर्मल IABP बैलून वेव फॉर्म में जो है प्रेशर जो है वो ट्रांसड्यूसर और इट जनरेट्स अ वेव। ठीक है, जो है इसमें आप देख सकते हो कि बैलून की वेव जो है वो उसका एक प्रेशर है, ट्रांसड्यूसर जो उसका बनाता है और ये जनरेट करता है एक वेव को, जो ये इसके अंदर शो हो रही है। ये एक नॉर्मल वेव है, IABP की एक नॉर्मल वेव है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये ब्लू कलर में है। ठीक है, अब इसका जो IABP प्रेशर है वो 116 आ रहा है। नॉर्मल जो बैलून है उसकी प्रेशर की आप देख सकते हो कि ज़ीरो है, IABP इन्फ्लेशन है, फिर उसके बाद है फुल इन्फ्लेशन है, IABP डिफ्लेशन है, और ये आप देख सकते हो रिटर्निंग टू ज़ीरो। यहाँ पे जब ज़ीरो पे है, फिर यहाँ पे इन्फ्लेट हुआ, उसने प्रेशर को पीक किया, फिर उसके बाद प्रेशर जो है फुल इन्फ्लेशन पे रहा IABP के, फिर उसके बाद जब डिफ्लेट होने लगा तो उसने डाउन होना शुरू हो गया और फिर ज़ीरो पे आ गया। इसी तरह फिर आगे आगे इसकी वेव्स और स्पाइक्स बनती जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हो रहा है ज़ीरो पे है, जैसे ही इन्फ्लेट हुआ, इन्फ्लेट होने के बाद प्रेशर पीक पे रहा, फिर उसके बाद डाउनवर्ड होता गया और फिर वापस ज़ीरो पे आ गया। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं IABP की? यहाँ तक सबको समझ आई है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक समझ लिया सबने?
कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक? कॉम्प्लिकेशंस क्या है आईएबीपी की? इन्फेक्शन एट साइट ऑफ इंसर्शन हो सकता है, ठीक है। या तो तुम लोग ध्यान से सुनते नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब समझ आ जाती है, या फिर बहुत ध्यान से सुनते हो इसलिए सब समझ आ जाती है। अब इन दोनों में से क्या सच है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे आप लोग नज़र नहीं आ रहे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं आईएबीपी की? इन्फेक्शन एट साइट ऑफ इंसर्शन हो सकता है, सर्जिकल साइट है जब वहाँ से इंसर्ट किया तो इन्फेक्शन हो सकता है। हीमाटोमा हो सकता है और ब्लीड कर सकता है एट साइट ऑफ इंसर्शन। लिम्ब इस्कीमिया हो सकता है, एब्सेंट पल्सेस भी हो सकती हैं उस जगह पे क्योंकि हम आर्टरी के थ्रू गए हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है, कोगुलेशन डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, एओर्टिक डिसेक्शन भी है, ये सब कॉम्प्लिकेशन है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून कैथेटर हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिंग लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अगर अपनी जगह से मूव कर जाएगा बैलून, अगर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो वो सबक्लेवियन को ब्लॉक कर देगा, जैसे कि ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। क्यों कहा गया है कि 1 to 2 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टल रहना है? हमने कोरोनरी आर्टरीज इससे, सॉरी ये क्या है, सबक्लेवियन आर्टरी से, इसलिए कि अगर बैलून इसके करीब आ जाता तो ये इसकी सर्कुलेशन को ब्लॉक करेगा, और जो सबक्लेवियन है इसमें ब्रेन को भी देनी है और नेक को भी सर्कुलेशन देनी है, तो इस वजह से इससे थोड़ा सा दूर ही रखा जाता है। और अगर इन केस अगर ये डिस्प्लेस हो जाता है, अपनी जगह से मूव कर जाता है, तो ये यहाँ पे करीब आ जाएगा सबक्लेवियन के। तो हमने इस तरह के जो मिसहैप हैं उनसे अवॉइड करना है, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से। अच्छा, इसके अलावा क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, कोगुलेशन हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया। वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है, यानी कि वेसल्स की। और क्या है? बैलून लीक भी हो सकता है, रप्चर भी हो सकता है, गैस जो है गैस लूज भी हो सकती है बैलून से, और टाइनिंग टिश्यू भी आ सकती है। समझ आ गई सबको? क्या है? इन्फेक्शन एट साइट भी हो सकता है, साइट ऑफ इंसर्शन, और इसके अलावा हेमाटोमा और ब्लीडिंग भी हो सकती है। और लिम्ब इस्कीमिया भी हो सकता है, अगर फैमरल से जा रहा है तो लिम्ब के ऊपर इफेक्ट करेगा। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है, प्लेटलेट पे इफेक्ट आ सकता है, कोगुलेशन डिस्टर्बेंस हो सकती है, और इसके अलावा एओर्टिक डायसेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, और बैलून लीक हो सकता है। इस तरह के काफ़ी सारे मैकेनिकल एरर्स आ सकते हैं। लिम्ब इस्कीमिया और ब्लीडिंग क्या है? कॉज ऑफ लिम्ब इस्कीमिया और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ स्मॉल और डिसीज फेमरल आर्टरी by the catheter formation of the thrombus है from the direct artery, injury during IABP insertion and thromboembolism है। bleeding at the insertion site is due to anticoagulation की वजह से, थेरेपी की वजह से। अगर पेशेंट को हम कोगुलेशन डिस्टर्बेंस कैसे होगी? अब क्योंकि हम ये किसको पास कर रहे हैं, कार्डियोजेनिक शॉक का पेशेंट है, और हम इंट्रायोटिक बैलून डाल रहे हैं, तो इट्स मीन ये हार्ट पेशेंट है। और अगर हार्ट पेशेंट है तो इट्स मीन कि ये वार्फरिन पे या हेपरिन पे या एंटी प्लेटलेट पे, डिस्प्रिन पे है, ठीक है ना। तो जब ये ऐसी सिचुएशन में है तो पेशेंट के ऑलरेडी ही हम ब्लड करते हैं कि जब इस तरह का कोई प्रोसीजर, और जब ये प्रोसीजर किया जाता है तो उससे पहले भी थोड़ी बहुत हेपरिन दी जाती है। तो इस सिचुएशन में जो है वो क्या होगा कि पेशेंट जो है वो ब्लीड कर सकता है, उसकी कोगुलेशन डिस्टर्ब हो सकती है। समझ आ गई हबीबा? ब्लीडिंग एट द इंसर्शन साइट इज ड्यू टू एंटीकोगुलेशन थेरेपी की वजह से और एसोसिएटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या है? पेशेंट रिसीविंग आईएबीपी थेरेपी आर नॉर्मली मेंटेन्ड ऑन एंटीकोगुलेशन regime to avoid थ्रोम्बस फॉर्मेशन। जो जो
ऐसा दिए हैं कि जब हम पेशेंट को बैलून पास कर रहे हैं तो उसका क्लॉट ना हो जाए और किसी किस्म का थ्रम्बस ना बन जाए, तो इसलिए उसे पहले ही कोआगुलेशन थेरेपी जो है वो डाला जाता है थ्रम्बस फॉर्मेशन से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बेस लाइन फुल ब्लड काउंट और एंटी कोआगुलेशन जो है उसकी स्क्रीन करवाई जाती है, शुड बी रिजर्व प्रायर टू एंड ड्यूरिंग थेरेपी टू ऑब्जर्व फॉर चेंजेस सच एज decrease in hemoglobin and to monitor the effect of the anticoagulation therapy prescribed. बेसलाइन ब्लड की हम ब्लड काउंट की फुल इसलिए करवाते हैं कि हमें पता हो कि क्या चल रहा है। दूसरा, बेसलाइन फुल के अंदर हम HB भी करवाते हैं ना, एंटी लिम इस्कीमिया हमने पढ़ लिया, बेसलाइन देख लिया, ताकि जब हम आपको पता है कि जब हमारे पास एक पेशेंट परमानेंट होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसका CBC और HB वगैरह करवाते रहते हैं, जिनके हम ब्लड के काफ़ी हमने प्रोसीजर्स करवाए हैं सर्जिकल टाइप के। तो इस तरह से जब हमारे पास HB होता है हम CBC वगैरह करवाते रहते हैं, तो उसमें हमें ब्लड काउंट का भी पेशेंट का पता लगता है। Weaning और removal of IABP कैसे होगा? When the patient's condition has stabilized, the IABP is वो सिग्नल आपको। तो क्या है, वंस द पेशेंट कंडीशन है स्टेबलाइज जब हो जाती है तो IABP इज कंसीडर्ड फॉर रिमूवल। जब खुद से BP मेंटेन करना शुरू कर देता है तो कोशिश की जाती है कि हमारा observe the patient for ischemic chest pain and development of the heart failure symptoms such as breathlessness, hypotension है और इसके अलावा tachycardia
बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, इस वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। अब हम इसको जल्दी से एंड करते हैं। नर्सिंग केयर क्या है IABP की पेशेंट्स के लिए? पोस्ट रिमूवल द पेशेंट इज केप्ट ऑन बेड है, रेस्ट विद द लेग केप्ट स्ट्रेट एज पर लोकल गाइडलाइंस है। नर्सिंग केयर इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग फॉर जो है वो रिकरेंस ऑफ द सिम्टम एज वेल एज चेकिंग द इंसर्शन साइट फॉर द हेमाटोमा। ठीक है, फॉर्मेशन ओज और सिम्टम्स सजेस्टिव ऑफ रिट्रो retroperitoneal bleed every 15 minutes for the first hour है, फिर हाफ आवरली फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स है, और देयरफॉर आफ्टर 1 आवरली और एज क्लिनिकली जो है वो एक्यूटी lower limb profession is assessed at the site of at the assessed at these times, confirming adequate profession and presence of the pedal or heart failure. And nursing care involves care of the pump as well as assessing patient for us cardiovascular and hemodynamic पर्सपेक्टिव है। इसमें उन्होंने क्या किया, पोस्ट रिमूवल आपने क्या करना है कि आपने इस केप्ट ऑन बेड रेस्ट का विद द लेग, जिन जिन पेशेंट की फेमरल हुई है स्पेसिफिकली, तो उन्होंने लेग को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और उन्होंने कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहना है। नर्सिंग केयर में क्या क्या चीज़ आती है, ऑब्जर्व करना है रिकरेंस ऑफ द सिम्टम एज वेल एज चेकिंग द इंसर्शन साइट। आपने सिम्टम्स को भी ऑब्जर्व करना है, इसके साथ आपने सर्जिकल साइट जो है उसको ऑब्जर्व करना है कि किस ऐसे साइन तो नहीं है जो कि रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीड हो रहा हो। आपने क्या करना है, आपने जो है सर्जरी के फ़ौरन बाद, ऑपरेशन जो उसका प्रोसीजर है उसके फ़ौरन बाद 15 मिनट्स के लिए आपने ब्लीड के लिए चेक करते रहना है। फर्स्ट आवर में हर 15 मिनट बाद आपने चेक करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि अगले 2 घंटों में हाफ ऑफ आवर के हिसाब से करना। फिर उसके बाद आपने जब तक पेशेंट एडमिट है आपने 1 आवरली ब्लीड के लिए असेस करते रहना। और फिर इसके अलावा क्या करना है, IABP जो है वो फॉर्म ऑफ सर्कुलेटरी सपोर्ट है फॉर दोज प्रेजेंटिंग विद द इस्कीमिया और हार्ट फेलियर। नर्सिंग केयर इन्वॉल्व्स केयर ऑफ द पम्प एज वेल एज असेसिंग पेशेंट फ्रॉम अ कार्डियोवैस्कुलर हेमोडायनामिक पर्सपेक्टिव। जो पेशेंट आपके पास आएगी ऐसी सिचुएशन में है, तो आपने क्या करना है कि आपने उन्हें केयरफुली चेक करना है। पेशेंट की मशीन को भी चेक करते रहना, मशीन को भी फ्लश करते रहना है कि उसमें किसी किस्म का क्लोट ना हो। ठीक हो गया? तो अभी तक की होपफुली आपको समझ आ गई है। कोई क्वेश्चन आप लोग इसमें से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।